दोस्तों ये हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है 18 अक्टूबर का, उसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो था वो टर्मिनेट हो गया और इसके बाद में जो है और ज्यादा इशू बना, तो आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया। पहले बना रहा था तो फर्स्ट पार्ट टर्मिनेट हुआ यहाँ पर। ये दूसरा पार्ट जब रिकॉर्ड करने बैठा तो उसमें मैंने उसको रिकॉर्ड किया तो उसमें वॉइस ही नहीं आ रही थी बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर इसको तीसरे पार्ट को मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ तो पता नहीं इसमें वॉइस आएगी या नहीं आएगी, पता नहीं। कभी कभी क्या इशू बन जाते हैं कई बार। अब देखो यार, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, पता नहीं क्या हिल जाता है, कहाँ पर क्या इशू बन जाते हैं, तो दिक्कतें रहती हैं। चलिए जो भी है, अब ये तीसरी बार आज का ये डिस्कशन जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो एनर्जी में अगर कोई थोड़ी बहुत कमी दिखे तो उसके लिए सॉरी, स्टार्टिंग में मैं बोल देता हूँ। ऐसा लगता है ना, पूरा रिकॉर्ड करने के बाद मैंने कहा वही चीज़ें फिर से बोलनी है। कितनी एनर्जी में पढ़ा रहा था वो सारी चीज़ें, तो एकदम वो चीज़ें याद आती है, थोड़ा सा अंदर से ना अजीब सा माहौल होता है। चलिए कोई नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कुछ भी कमी नहीं रहेगी, पूरा अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। आप लोगों को पता है कि स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी 2 आर्टिकल में आप लोग कवर कर चुका था वहां पर, ठीक है। और भी आप लोग क्वेश्चन वगैरह पूछे थे, उनके आंसर भी इस वीडियो में आप लोगों के मिल जाएंगे, तो टकटकी लगाकर ये आप लोगों को एंड तक देखना है, ठीक है। तो काफी कुछ आप लोगों को इस वाले आर्टिकल के अंदर भी जानने को मिलने वाला है इस डिस्कशन के अंदर, और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बात करूंगा बेसिकली सर सैयद अहमद खाजी के बारे में, जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था जब मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा था, ठीक है। तो यानी कि काफी प्यारा ये अब डिस्कशन आपका रहने वाला है। तो जिस किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, प्लीज रिक्वेस्ट है पहले फर्स्ट पार्ट देखेगा, फिर इसके कंटिन्यूटी में आप लोग इस पार्ट को देखेगा, ठीक है। तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है बेसिकली एनर्जी सेक्टर जो है वो हमारी कंट्री में काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है, खासकर अगर देखा जाए डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ से। पर लेकिन कई बार कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, पर लेकिन वो दिक्कतें अपनी जगह। अभी उस दिक्कत कोई लाइफ में आती है तो उसका सॉल्यूशन भी निकालना होता है ना। जैसे अभी ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, दिक्कत बन रही थी, तो सॉल्यूशन निकाला जाएगा, रिकॉर्ड की जाएगी, जितनी बार भी होगा, पर लेकिन वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचेगी। तो दिक्कतें रहती है लाइफ में, उनका सॉल्यूशन निकालना होता है। तो इसकी वजह से हमारे देश में क्या था, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, तो उनको काफी लार्ज स्केल पर कंपनसेशन देना पड़ता था, उनको काफी ज्यादा जो लॉस झेलना पड़ता था। अभी यहां पर अगर बात करें तो एंड ऑफ मई में यहां पर देखने को मिला, जो सेंट्रल पीएसयू जो सेक्टर एंटरप्राइज है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो यहां पर कंपनीज है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उनको अलग अलग लेवल पर ड्यूज देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जो ड्यूज चल रहे हैं उनके ऊपर जो भी एक तरीके से वो काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रहा है। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में क्या किया गया, अभी एक बिल लेकर आया गया इलेक्ट्रिसिटी के एरिया में, जिसके चलते चीजों को सुधारने की बात की जा रही है। तो इसके चलते हम लोग काफी कुछ बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के बारे में। वैसे 2021 है जो यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कई सारी चीजें हैं यहाँ पर इसके सामने जो कि आप लोग समझने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात याद रखिएगा, 100% एफडीआई आज के डेट में हमारी कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी में अलाउ है। और अगर बात करते हैं संविधान के अंदर, जब 7वें शेड्यूल में आप लोग जाएंगे तो 3 लिस्ट है, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहां पर बोला सेंट्रल पीएसयू और इंडिपेंडेंट, और यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा दोनों यहां पर मिलकर काम कर पाते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को डिटेल में डिस्कस किया था कि डिस्ट्रिक्ट जो अभी रिसेंटली लेवल कमेटी बनाई गई थी, ताकि ढंग से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई कंट्री के अंदर कर सकें। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, हमारी कंट्री दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, पहले नंबर पर यूएसए, फिर चाइना और फिर इंडिया, ठीक है। पर लेकिन कंज्यूमर के मामले में, इनके चीजों को खर्च करने के मामले में हम लोग आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे आफ्टर चाइना, क्योंकि चाइना के बाद में हमारी कंट्री में सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब समझ लेते हैं आखिर क्या क्या डेवलपमेंट करने की बात इनके द्वारा की जा रही है। अभी बोला ये जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में अगर बात करें, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है यहां पर, तो उसको चलते काफी सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, काफी सारे लॉस रहते हैं, क्योंकि पावर परचेजिंग एग्रीमेंट रहते हैं अलग अलग राज्य में। आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ठीक है। वहां पर प्राइस भी आप लोगों को अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो जीएसटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इसकी वजह से यहां पर इशू निकल कर आता है। तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ढांचागत विकास काफी अच्छा नहीं है, इनसिफिशिएंट, जो इनएफिशिएंट आप लोगों को बेसिकली ऑपरेशन देखने को मिलेंगे। लीकेज, कई बार देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे एरिया में आज के डेट में मीटर तो लगा दिए गए, पर मीटर भी यूज नहीं किया जा रहा है, बहुत सारे एरिया में मीटर भी नहीं है। तो इसके चलते स्टेट के अलग अलग टैरिफ की पॉलिसी भी काफी बड़ा दिक्कत क्रिएट करती है। तो इसकी वजह से जो ये कंपनी है ये रोती रहती है, ठीक है। ये बोलते हैं हमको नुकसान हो गया बार बार, और गवर्नमेंट इनकी भरपाई करती रहती है। तो यहां पर टोटल बात करें तो एग्रीगेट जो टेक्निकल, इसी के साथ में जो कमर्शियल लॉसेस इनको देखने को मिलते हैं, वो काफी बड़ा इंपैक्ट डालते हैं इनकी वर्किंग के ऊपर। आप लोग ये समझिए, आप लोगों ने कोई काम करना स्टार्ट किया और वो काम जो है आप लोग बेसिकली कर रहे हैं, और जितना आप लोग उसमें लागत लगा रहे हैं उसका आधा भी आप लोगों को वहां पर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। यानी एक तरीके से आप लोग की लागत भी नहीं निकल रही, जितना आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
उतना आप लोगों को प्रॉफिट यहां पर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ टाइम बाद आप लोगों को काम करना बंद कर दोगे। तो इसी के चलते अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। और इलेक्ट्रिसिटी जो है, जब कोर सेक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं, कोर इंडस्ट्री है ना, टोटल मिलाकर 8 कोर इंडस्ट्री है, एक इलेक्ट्रिसिटी भी है उनमें से, ठीक है, स्टील भी है उनमें से, ठीक है। चलिए बाकी के 6 के नाम आप लोग लिखे, देखता हूं कौन कौन बताता है, ठीक है। कई बार बता चुका हूं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जो बेसिकली यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो बिल है वो यहां पर एक तरीके से अभी स्ट्रेंथन करेंगे। यहां पर एक तो डी लाइसेंसिंग की जा रही है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर एक तरीके से जो मोनोपोली हुआ करती थी स्टेट के अंदर में बिजली की। आप लोगों को पता है आज के डेट में जब आप लोग बेसिकली सेटअप बॉक्स लगाते हैं घरों में, आप लोग चैनल यूज करते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, एक सेटअप बॉक्स लगा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही चैनल आप लोगों को पकड़े रखना है, फटाफट आप लोग चैनल चेंज करते हैं। एफएम में भी कुछ आप लोग को ऐसे ही देखने को मिलता है। तो ये ऐसा ही कुछ आप लोग को अब देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में भी। अगर एक पर्टिकुलर कंपनी से आप लोग इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं और लग रहा है वो सर्विस ढंग से प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, तो तुरंत आप लोग उसको कनेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग चूज कर सकते हैं सर्विस को, तो यहां पर स्विच कर सकते हैं पावर सप्लायर को, एक तरीके से एक से नहीं काम चल रहा है दूसरे से, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा। और जब कंपटीशन इंक्रीज होता है तो हर एक कंपनी जो है वो अपनी सर्विस जो है वो अच्छी करने का कोशिश करेगी। अभी दिल्ली के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो यहां पर जो भी ये लॉस देखने को मिले ये काफी कम हो गए, लगभग 50-55% हुआ करते थे 2002 में, और अभी घटकर ये 9% ओनली रह गए। यानी कि बात की जाए तो यहां पर एग्रीगेट, टेक्निकल और इसी के साथ में कमर्शियल लॉसेज जो है 55 से घटकर 9% रह गए। तो बड़ी बात है ना, यहां पर अगर लॉस कम हो रहे हैं तो सीधा सीधा बात ये, जैसे किसान खेतों में अगर फसल उगाते हैं और उनकी फसल जो है वो बर्बाद नहीं हो रही है, खेतों में गल नहीं रही है, सड़ नहीं रही है, प्रॉपर मार्केट तक पहुंच जाती है, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो वही बातें आप लोग यहां पर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आगे बातें करें ओपन मार्केट के बारे में, तो ये इंप्लीमेंट किया जाएगा अगर अक्रॉस द स्टेट प्रॉपर यहां पर इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। तो जो सब्सिडी दी जाती है और इसके साथ में यहां पर जो एडिशनल सरचार्ज लगाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अलग अलग राज्य में देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो भी साइड में होती है, आप लोगों को नजर आएगी। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि सही लेवल पर अगर ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे तो जो पावर सेक्टर में जो लॉसेस देखने को मिलते हैं वो तो खत्म होंगे ही होंगे। इसी के साथ में कंज्यूमर के पास में ऑप्शन भी रहेगा कि यहां पर कोई भी यहां पर वो सर्विस चूज कर सकता है, जैसे टेलीकॉम सर्विस में आप लोग चीजों को यूज करते हैं। आज की डेट में आप लोग को पता चल रहा है कि यार जो है वोडाफोन सही सर्विस नहीं दे रहा है, ठीक है। आप लोग जियो पे चले गए, जियो सही सर्विस नहीं दे रहा है। आप लोग एयरटेल पे चले गए, एयरटेल सही सर्विस नहीं दे रहा, फिर लोग फिर से जियो पे आ गए, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कितना आप लोगों में से ऐसे जो है बेसिकली एसएलवी फैमिली मेंबर जिन्होंने अपना जो सिम है वो पोर्ट कराया है। देखा होगा ना आप लोगों ने कि हाँ यार यहाँ पर कनेक्शन नहीं आ रहा है, अपना सिम जो है वो पोर्ट करा लेते हैं, ठीक है। मैं भी उनमें से एक हूँ, मैंने भी अपना एक सिम पोर्ट कराया था, ठीक है। जो कि जिस एरिया में मैं रह रहा था वहाँ पे बिल्कुल भी जो है मेरे, पहले मैं बीएसएनएल यूज किया करता था, हालांकि एक तरीके से वहां पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, तो फिर मैंने उसको पोर्ट कराया, ठीक है। तो रीजन इसका यही था क्योंकि बिल्कुल भी वहां पर अगर कुछ भी मैसेज आना है, कोई भी इंटरनेट बैंकिंग करनी है, कुछ भी इस तरीके से, तो इसको पोर्ट करा लिया, ठीक है। तो ऑप्शन था पोर्ट करा लिया आराम से, वरना एक टाइम ऐसा था कि आप लोगों को नया सिम खरीदना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहां पर अगर बात करें आज के डेट में, तो इसको आप लोग एक तरीके से समझ सकते हैं। तो ये फायदा रहता है कस्टमर के लिए, जब कस्टमर को फायदा होता है तो यहां पर वो सर्विस जो प्रोवाइडर है वो हमेशा अपने आपको एक सही पोजीशन पर पाएगा, यानी कस्टमर को भगवान समझकर जो चलेगा वही सही डायरेक्शन में बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो एवरेज कॉस्ट जो है इसकी वजह से वो भी कहीं ना कहीं आप लोग कम होती नजर आएगी, और आगे आने वाले टाइम में एक डिफाइंड फ्रेमवर्क में सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या है यहाँ पर, इसके जो क्रॉस सब्सिडी जो है जो राज्य के अंदर दी जाती है वो भी कम होती नजर आएगी। तो इससे क्या रहेगा, राज्य को भी फायदा होगा। जो टेलीकॉम सेट जो यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के ऊपर, डिस्कॉम सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी जो रहती है यहाँ पर, वो अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली उसको चीजों को हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो डिस्कॉम जो है वो ऑटोनोमस सेक्टर अगर रहेगा तो टैरिफ जो है वो बेसिकली बिना स्टेट गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के वो अपने आप रिवाइज कर पाएंगे अपने हिसाब से जो उनको लगेगा। और इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, मार्केट में 5 अगर सर्विस प्रोवाइड कराने वाले हैं तो ये कभी भी एक हद से, वो नहीं कहते कि अपने एक लिमिट से बाहर नहीं जाएंगे, हमेशा ये हमेशा एक लिमिट में काम करेंगे। रीजन क्या है उसका रीजन सीधा सीधा ये है क्योंकि तुम अगर ढंग की सर्विस प्रोवाइड नहीं कराओगे तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पापा बैठे हुए कोई और सर्विस ढंग की प्रोवाइड करा देगा, तो तुम्हारी सर्विस अपना बर्बाद होगी। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में अगर बात करें, बेसिकली बात करते हैं कि इसको कवर करना चाहिए जीएसटी के अंदर। अगर एक बार जीएसटी के अंदर आ जाते तो फिर सारी चीजें सही तरीके से चलने लगी। तो पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो भी यूटिलिटी है, तो यहां पर उसमें जो भी दिक्कतें देखने को मिलती है वो कॉस्ट जो है रिड्यूस होगी यहां पर। तो इससे अच्छे लेवल पर हम लोग काम यहां पर कर पाएंगे। और इसी के साथ मैंने बताया ना अभी एग्रीगेट, टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस काफी ज्यादा कम होंगे। तो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन बात की जा रही है कि
आप लोग क्या करो, स्मार्ट मीटर करो, स्मार्ट ग्रिड बनाओ। अब ग्रिड क्या होता है, मान लीजिए एक घर यहां पर ये कनेक्ट हो गया, दूसरा घर यहां पर कनेक्ट हो गया, तीसरा घर यहां पर कनेक्ट हो गया, ठीक है, इनको एक ग्रिड के साथ में कनेक्ट कर दिया। वैसे ये कई बार सिटीज को भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं छोटे लेवल पर उदाहरण देकर आप लोगों को समझा रहा हूं। यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है यहां पर। अब कई बार ऐसा होता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी ने सोलर पैनल अपनी छतों पर लगा रखी है और इलेक्ट्रिसिटी इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जितना वो कंज्यूम कर रहे हैं उसके बाद बच जाती है, तो यहां पर इसको सप्लाई भी कर सकते हैं। जब इनको रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो बैक यहां पर ले सकते हैं, उस टाइम पर इनको बिल भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके के भी कई सारे प्रोविजन करे गए, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, तो उसको भी यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात यहां पर की जा रही है। इसी के साथ में जैसे मैंने बोला रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, तो रिन्यूएबल एनर्जी को भी पुश करने की कोशिश की जा रही है, खासकर सोलर पैनल के तौर पर बात करें, वो भी छत वाले ले लिए। देखिए आज के में कोई भी घर बना रहे हैं ना, नया बिल्डिंग, तो उसको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि सोलर पैनल कम से कम आप लोग अपनी छतों पर लगाइए। तो इसके चलते इन्वायरमेंट को भी फायदा होगा और इसी के साथ में पर्टिकुलर पर्सन का जो बिजली का बिल है वो भी आप लोगों को कमाता हुआ नजर आएगा। हमारा टारगेट है क्या यहां पर 2022 तक का 175 गीगावाट का है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी इसको रिवाइज कर दिया गया, 450 गीगावाट कर दिया गया। कब तक का, ये 2030 तक का, ठीक है। तो वो एक अलग फंडा है, पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर अगर बात करें तो रूफ वाला जो फंडा है यहां पर, ये 40 गीगावाट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अल्ट्रा मेगा जो पार्क बनाए जा रहे हैं 40 गीगावाट है, और यूटिलिटी स्केल पर जो प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं वहां पर 20 गीगावाट है। तो यानी कि सोलर एनर्जी जो 100 गीगावाट यहां पर रखता है 175 गीगावाट में, तो इसमें 40 गीगावाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का है। तो यहां पर ये जो रूफ लगाने की बात की जा रही है 40 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी छतों के ऊपर, इसको बेसिकली बोला जा रहा है कि हम लोग टारगेट के पीछे चल रहे हैं छतों के ऊपर लगाने पर। ओवरऑल में तो हम लोग आगे निकल चुके हैं, पर लेकिन छतों के ऊपर इंस्टॉल करने में भी पीछे चल रहे हैं। 2022 में जो टारगेट रखा गया है 40 गीगावाट का, तो उसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। तो इसके चलते बिल के अंदर कई सारे ऐसे वेलकम फीचर भी हैं जिसके चलते यहां पर इन चीजों को सपोर्ट किया जाएगा। और अगर कल को किसी कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई विवाद मुद्दा बनता है, तो अपलेट ट्रिब्यूनल भी है फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ताकि चीजों को सुधारा जा सके, और रेगुलेटरी कमीशन भी देखने को मिलेगा। तो यानी कि दिक्कतों को दूर करने के कई सारे तरीके खोज लिए गए हैं। फास्टर सॉल्यूशन निकलेगा, लंबे समय तक पेंडिंग इशू नहीं पड़े रहेंगे। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी है, आज के दिन में जो बिजली प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है उनके ऊपर एक तरीके का यहां पर प्रतिबंध ऐसा लगा रखा है कि आप लोग कुछ ना कुछ जो भी आप लोग पावर प्रोवाइड करा रहे हैं उसका रिन्यूएबल एनर्जी आप लोगों को या फिर हाइडल एनर्जी आप लोगों को लेना पड़ेगा। यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं कुछ परसेंटेज उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का या फिर हाइडल एनर्जी का होना चाहिए, जो कि इन्वायरमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइमेट चेंज में जो हमारे गोल है उनको टारगेट को अचीव करने में भी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो बिल है यहां पर एक तरीके से एक काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट जो अथॉरिटी है वो यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले करेगी कि किस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के द्वारा उसमें कोई दिक्कत ना हो, कॉस्ट इफेक्टिव रहे, एग्रीमेंट जो है प्रॉपर वे में यहां पर इंप्लीमेंट किया जाए, टैरिफ वगैरह को ढंग से देखा जाए, क्या क्या प्रोविजन है। तो बिल जो है वो काफी क्रिटिकल पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म हमारी कंट्री में लेकर आने वाला है, खासकर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए किसी भी तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार ये चीजें भी पूछ ली जाती है। छोटा सा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ आप लोगों को बता देता हूं। इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसको सौभाग्य आप लोग बोलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आप लोग को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में GARV गर्व यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप आप लोगों को देखने को मिलेगा। उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना देखने को मिलेगी। और 4E's यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, इफिशिएंसी टू इंश्योर द अफोर्डेबल, यानी कि इतनी होनी चाहिए कि सबको खरीद सके, इतनी महंगी ना हो, इन्वायरमेंट के लिए अच्छी होनी चाहिए यहां पर कि रिन्यूएबल एनर्जी यूज करो। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी काफी हेल्प करती है यहां पर। जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की आप लोग बात करते हैं तो उसके अंदर जो 10 आप लोगों को पॉइंट देखने को मिलते हैं उनमें से एक इलेक्ट्रिसिटी का परमिट भी रहता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लास्ट जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है उसमें हमारी रैंकिंग क्या थी और किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, अभी यहां पर इसको टर्मिनेट भी कर दिया गया है। ये मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से नैनो मैगजीन के अंदर। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, डिटेल में ये मैंने आप लोगों से यहां पर चीजें डिस्कस की, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है। आइए अब आगे चलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे, ठीक है। और हाँ, ये मैंने कार्टून भी आज बेसिकली देखे, हिंदू ना रेगुलर अब कार्टून नहीं दे रहा है, कभी कभी कार्टून दे रहा है। तो अभी जैसे कि बॉलीवुड को लेकर कई सारे चेंजेस यहां पर किए गए, तो जो गवर्नमेंट है उसके बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पर बेसिकली बोला जा रहा है ड्रग केसेस अभी देखने को मिल रहे हैं यहां पर शाहरुख खान के बेटे और वो सारी चीजें, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो बॉलीवुड को ऐसा है कि एक जो शेर है जो काफी एक तरीके से ताकतवर एक लोभी आप लोग बोल सकते हैं, उसको एक सर्कस का शेर बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिधर को गवर्नमेंट बोले उधर कोई वो एक तरीके से उन्हीं के खुद के उधर कोई वो
वो निकले, उधर कोई वो जंप लगाए। तो जो सर्कस का शेर बनाने की कोशिश की जा रही है बॉलीवुड को गवर्नमेंट के द्वारा, कि गवर्नमेंट के फेवर में हमेशा बॉलीवुड बोले, उसके फेवर में हमेशा मूवी बनाए। और खासकर जब इलेक्शन आता है तो आप लोगों ने देखा होगा कई सारी ऐसी मूवीज निकल कर आती है जिसमें पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट की इमेज को इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है। तो ये दिखाने की कोशिश यहां पर की गई है। तो 40 से 50 शब्द आप लोग इस इमेज को देखकर लिख सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है। तो देखता हूं कौन कौन यहां पर इसको देखकर किस तरीके से लिखता है। अच्छे से आप लोग लिखेगा, कई सारे बच्चे जो है काफी अच्छे से यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप लोगों को भी इसी तरीके से पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। कई सारी चीजें आप लोग को जानने को मिलेगी। ओके, तो ये है इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर करंट के साथ साथ में हिस्ट्री के साथ में भी काफी इंपॉर्टेंट है। कई सारी ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों से पूछ ली जाती है जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। बात की जा रही है मिनी इंडिया। तो फाउंडर ऑफ मिनी इंडिया, तो मिनी इंडिया किसको बोला गया था और कौन है इसके फाउंडर, ये आखिर क्या है न्यूज, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन के तौर पर भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। देखिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा आंसर राइटिंग में जब बात आती है तो हिस्टोरियन की स्टेटमेंट दे देते हैं आप लोगों से, ठीक है, और बात करते हैं इसको एनालाइज करो। तो वो वाले क्वेश्चन आप लोग कई बार देखने को मिलते हैं जब कोई पर्सनैलिटी न्यूज में होती है तो उसके बारे में नॉर्मली पूछ लिया जाता है। हम लोग बात करेंगे सर सैयद अहमद खान जी के बारे में। तो इनके आइडिया के बारे में बात की जा रही है। एजुकेशन को लेकर काफी सपोर्ट इनके द्वारा प्रोवाइड कराया गया, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी को एक मॉडर्न एजुकेशन ये देना चाहते थे, खासकर अंग्रेजों के टाइम पर भी। और ऐसा नहीं मुस्लिम कम्युनिटी को, ये हिंदू कम्युनिटी को भी साथ में लेकर चले थे इनिशियल फेज में। पर लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि अंग्रेजों ने बेसिकली कुछ ऐसे मुद्दे दिखाए। आप लोगों को पता है अंग्रेज किस चीज के लिए फेमस थे, फूट डालो शासन करो, ठीक है। तो नहीं सास बहू की लड़ाई लगवा दो आपस में, तो वो वाला काम अंग्रेज किया करते थे। तो इंडिया के अंदर बेसिकली हिंदू और मुस्लिम यूनिटी काफी जबरदस्त थी, तो उनके द्वारा ये लगा कि हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को बर्बाद कर दो तो सारी चीजें उनके हाथ में आ जाएंगी। तो ये फंडा देखने को मिला। तो सर सैयद अहमद खान जो है इनके बारे में अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट मुद्दे क्वेश्चन आप लोगों से जैसे प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट देकर पूछ ले जाए कि फाउंडर थे अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला। तो इसको अभी यहाँ पर 100 ईयर जो है वो कंप्लीट हुए। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों से करूँ यहाँ पर तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर बेसिकली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर जिसको AMU बोलते हैं, ठीक है, एक पब्लिक सेंटर यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ के अंदर लोकेटेड, आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली स्टेब्लिश की गई थी सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा। इसका नाम रखा गया था यहाँ पर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 1875 में इसको स्टार्ट किया गया, पर लेकिन जब इसका नाम चेंज किया गया यहाँ पर मोहम्मदन एंग्लो जो ओरिएंटल कॉलेज से यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में, ठीक है। तो 1920 से लेकर अगर 2020 में आप लोग बात करिएगा, अभी इसको पूरे बेसिकली 100 साल पूरे हुए थे। और ये बेसिकली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट के थ्रू यहाँ पर चीजें इंप्लीमेंट की गई। ऐसा नहीं है, यहीं पर ही आप लोग को देखने को मिलेगा इसके 3 ऑफ कैंपस भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। जैसे AMU है यहाँ पर केरला के अंदर में, एक AMU आप लोग को देखने को मिलेगा बेसिकली वेस्ट बंगाल के अंदर में, और एक AMU देखने को मिलेगा आप लोग को बिहार के अंदर में। केरला के अंदर में जो यहाँ पर इसका है मलापुरम, ठीक है। अगर बात करें वेस्ट बंगाल के अंदर तो मुर्शिदाबाद, और इसी के साथ में बिहार के अंदर तो यहाँ पर किशनगंज, ठीक है, जहां पर आप लोगों को इसके ऑफ कैंपस भी यहां पर देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह कि 300 के करीब कोर्सेज यहां पर बेसिकली प्रोवाइड कराए जाते हैं, और ये नेशनल इंपोर्टेंस के इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। 7th शेड्यूल में जब जाएंगे ना तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर यहां पर तो इसको उस तरीके से यहां पर नेशनल इंपोर्टेंस की कैटेगरी में रखा गया है। और नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में अभी इसकी 10 रैंकिंग देखने को मिली आप लोगों को, कहां पर 2021 की जो रैंकिंग थी। तो ये तो हो गई बेसिकली आप लोगों की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जहां से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोग बन जाते हैं। देखिए कई बार कई सारे बच्चे पूछते हैं सर ये जो डिस्कशन है उसमें UPSC के लिए है क्या, किस एग्जाम के लिए। देखिए फोकस पूरा UPSC पर रहता है, क्योंकि UPSC के लेवल पर अगर आप लोग अगर तैयारी कर लोगे ना तो आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं इंडिया के अंदर कोई भी एग्जाम आप लोगों को भारी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर वो नहीं कहते कि इस लेवल पर तैयारी कर लो कि पेपर कैसा भी बन जाए, पर लेकिन आप लोग के सामने जो है पेपर हमेशा झुकता हुआ नजर आए। तो इसलिए हमेशा लेवल इतना हाई रहता है डिस्कशन का, वो इसीलिए रखा जाता है ताकि आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे, क्योंकि जो आप लोग के साथ में तैयारी कर रहे हो ना उससे आप लोग 4 चंदे आगे खड़े आओगे, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा, तो उस लेवल पर अपनी तैयारी को लेकर चलो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि देख करंट अफेयर है कहीं पर ही पूछा जाएगा। अब यहाँ पर पूछ ले आप लोगों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, तो ये UPSC में पूछा जा रहा है कि आप लोगों से पूछ ले कब स्टैब्लिश किया गया था, पहले क्या नाम था इसका, तो कहीं पर भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरीके से मत देखा करो कि किस एग्जाम में जहां पर करंट अफेयर आता है, जहां पर स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है, ये हर जगह आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। और इवन पर्सनल लाइफ में भी आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा ये डिस्कशन, ओके। तो अच्छे से एंजॉय करते रहा करो, ओके। आगे बात करते हैं तो सर सैयद अहमद खान साहब के द्वारा इनका जो बर्थडे है वो 17 अक्टूबर को आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये आर्टिकल आप लोगों के सामने निकल कर आए, ठीक है। तो 1817 में 17 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। तो इनके द्वारा इंटीग्रेशन थ्रू एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप लोग चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो
तो जैसे अभी हमारी कंट्री में नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आएगी, तो रोल क्या है इसका भी इंटीग्रेट करना है अपनी कंट्री को, किस तरीके से मिलाकर हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं। तो जो आज की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में लाई गई अभी 2020 में, ये यही पैटर्न यहां पर सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा ये कॉलोनियल टाइम में सामने रखा गया था कि नेशन को इंटीग्रेशन करना है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आज के डेट में हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यानी कि 100 साल पहले ही इनके द्वारा ये आइडिया प्रस्तुत किया गया था। 1833 में इनके द्वारा बोला गया था कि नेशनल प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द पीपल, यानी कि एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करती है। इफ देयरफॉर वी डिजायर द प्रोस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन, वी शुड स्ट्राइव फॉर नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन टू एजुकेट ओवर जो पीपल इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उस टाइम पर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे थे, और आज के डेट में हम देख सकते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में अगर अपने भाई बहनों के बारे में हम लोग बात करें, एजुकेशन के बारे में जब रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो उसमें ये माना जाता है कि एजुकेशन में काफी ज्यादा पीछे रह गए हैं, ठीक है। पर लेकिन पुराने टाइम पर 100 साल पहले ये इस एजुकेशन के ऊपर फोकस देने की बात यहां पर कर रहे थे। तो इस तरीके से कई बार ये भी देखने को मिलता है कि चीजें जो है पुराने टाइम पर ज्यादा बेटर तरीके से सोची जा रही थी एज कंपेयर टू आज जैसे इंप्लीमेंट की जा रही है। आज तो पॉलिटिकल इशू ज्यादा बन जाते हैं जरा जरा सी बातों को लेकर। हालांकि कल भी उन्हें स्टेटमेंट दी थी और कई सारे बच्चों ने इसके ऊपर बातें भी की थी कि सर ऐसा था क्या रियलिटी में। देखिए सर सैयद अहमद खान एक काफी एक शानदार स्कॉलर थे, पर लेकिन कई सारे जो हिस्टोरियन है वो क्या बोलते हैं कि सर सैयद अहमद खान जी को एक तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं। वो ये बोलते हैं कि काफी क्लोज हो गए थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के। उन्हें जब अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो वाली नीति को इंप्लीमेंट किया गया तो कई सारे लोग सरप्राइज होते हैं कि इतना समझदार इंसान, इतना एक लर्नर पर्सन, इस तरीके की एक मेंटल लेवल रखने वाला इंसान अंग्रेजों के चपेट में कैसे आ गया। पर वही है जब इंसान आप लोगों को हमेशा नेगेटिव चीजें दिखाता है और इस तरीके से ये बताता है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जब इंसान के मन में खौफ क्रिएट कर देता है कि कल को चलकर हिंदू आएंगे पावर में यहाँ पर मुस्लिम को जीने नहीं देंगे और फलाना ढिमकाना, तो अंग्रेजों ने पूरे पत्ते खेले जितने वो खेल सकते थे। और दो चार कुछ इंसिडेंट भी ऐसे हो जाते हैं तो उनका उदाहरण देकर और समझाओ सामने वाले को, सामने वाला और विश्वास कर लेता है। तो ऐसी कई सारी चीजें यहाँ पर उस टाइम पर देखने को मिली, तो जिसके चलते यहाँ पर ये दिक्कतें निकल कर आई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर बन गया उस टाइम पर। तो इसकी वजह से ये कुछ क्लोज हो गए बेसिकली अंग्रेजों के। तो ये बोल रहे हैं कि अंग्रेजों के क्लोज हो गए उस टाइम पर, सिचुएशन ऐसी थी। पर लेकिन आज के डेट में उस टाइम को कंपेयर कर आप लोग बोलो कि यहाँ पर वो सारी चीजें हो गई तो दोनों का माहौल अलग था। यानी कि आप लोग जैसे बोलते हैं ना कई बार कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो उस मुद्दे को लेकर यूएन में चले गए, ठीक है, उसकी वजह से हमारा कश्मीर वाला मुद्दा आज तक लटका हुआ है। तो देखिए वो उस स्पेयर में, उस सिचुएशन में हम लोग को समझना चाहिए। आज के टाइम पर हम लोग बैठ के बड़े नॉर्मली ये बात बोल देते हैं, पर लेकिन आप लोग खुद ही देखिए जब एग्जाम में बैठे होते हैं आप लोग और जब क्वेश्चन आप लोग के सामने आता है क्या प्रेशर रहता है, आप लोग सही आने वाले क्वेश्चन भी गलत कर आते हैं। तो इस तरीके से उस सिचुएशन को आज की डेट में एनालाइज करना इस शांति वाले माहौल में बैठकर तो वो सही नहीं है। तो यही राइटर यहाँ पर बोल रहे हैं कि उस टाइम पर जो कंडीशन हम लोग को देखने को मिल रही थी ना अंग्रेजों के टाइम पर, आज की डेट में आप लोग उसको एनालाइज करोगे कि हाँ सर सैयद अहमद खान उस टाइम पर गलत सोच रहे थे। उस टाइम पर सिचुएशन तो देखो क्या थी, ऐसा माहौल बन गया था, कई बार कंडीशन ऐसी बन जाती है कि अच्छे अच्छे इंसान जो है वो बेसिकली फिसल जाते हैं। तो ये बात इनके द्वारा बोलेगी। पर लेकिन अगर प्रॉपर इनको ढंग से एनालाइज करोगे आप लोग यहाँ पर अंग्रेजों के, देखिए अंग्रेजों ने तो अपना रूल अपना फॉलो किया, ठीक है, उनकी ये बेसिकली इनका ट्रांजिशन फेज भी था कहीं ना कहीं। अगर देखे सर सैयद अहमद खान मुगल रूल से फिर ब्रिटिश जो रूल में यहाँ पर पहुंचे, तो एक तरीके से इंसान चीजों को अंडरस्टैंड करता है कि एक ब्रिटिश रूल जो था उसमें आगे पहले मुगल रूल था, तो मुगल रूल में जो मुस्लिम कम्युनिटी रूल किया करती थी। तो कई बार अंग्रेज इस तरीके से बोलते हैं कि आप तो हमेशा जो रूल करने वाले रहे, अब आगे आने वाले टाइम में अगर हिंदू आ जाएंगे पावर में तो आप लोग उनके नीचे काम करते हुए नजर आओगे। तो कई सारी ऐसी चीजें रहती हैं, इंसान को जब ऐसी चीजें दिखाई जाती है तो कई बार इंसान विश्वास कर लेता है। पर लेकिन सर सैयद अहमद खान जो है हो सकता है उन्होंने उस तरीके से उनके उसमें आगे होंगे अंग्रेजों के, पर लेकिन फिर भी अगर उनका आप लोग काम देखोगे उन्होंने हमेशा एक सही डायरेक्शन में काम किया है। एजुकेशन को उन्होंने एक तरीके से सही लेवल पे लेकर चलने की बात की है और एक तरीके से यहाँ पर इसको रेनेसां के तरीके से देखा जाए कि एक तरीके से चेंज की तरीके से देखा गया, जिसमें लिटरेसी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हुई पर जाए। खासकर इलिटरेसी के खिलाफ इन्होंने हाथ बेसिकली जोड़ने की बात की, एक दूसरे के साथ मिलकर हिंदू और मुस्लिम को स्थिर होना है, ये बात इनके द्वारा की। एक प्रॉपर ब्रॉड माइंडेडनेस के तरीके से इन्होंने प्रोग्रेस की बात की। ऐसा नहीं है कि एक तरीके से अंग्रेजों के साथ में थे, तो कई सारी चीजें ऐसी थी जो आप लोग समझ सकते हैं कि इनके मन में हमेशा अच्छी चीजें रही। जैसे कि ये स्टेटमेंट कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जाती है, ठीक है, बोल देंगे ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है, उसको एनालाइज करो। बोला गया कि इंडिया इज लाइक ए ब्राइड When एक तरीके से which has got two beautiful and एक तरीके से captivating, ठीक है, यानी कि दिलकश आंखें। एक जब कोई दुल्हन होती है जब वो सजी होती है तो उसके बारे में बात की जाती है, उसकी आंखें सजाई जाती है, पूरा फेस काफी अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। तो हमारी कंट्री जो है उसके अंदर जो हिंदू और मुसलमान है उस दो दुल्हन की आंखों की तरीके से है। तो अगर हिंदू मुस्लिम के बारे में अगर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाए आप लोगों से तो क्या लिखोगे इसमें? तो यूनिटी के बारे में बेसिकली बात करने की कोशिश की जा रही है सर सैयद अहमद खान के द्वारा। तो उनके द्वारा यहाँ पर जब ये पहली बार मोहम्मदन एक तरीके से एंग्लम ओरिएंटल जो एमएओ जो है यहाँ पर जब स्टार्ट किया गया
आगे चलकर जो एएमयू बना, इसमें भी यहां पर बेसिकली इनके द्वारा यही चीजें दिखाने की कोशिश की गई कि यहां पर ऐसा नहीं था कि ये बेसिकली अंग्रेज एक तरीके से मुसलमानों के लिए था। अभी बात करेंगे तो ये एक स्मॉल टास्क नहीं थी। सबसे पहले तो एक ऐसा कॉलेज बनाना खासकर अंग्रेजों के टाइम पर, ठीक है, तो ये काफी बड़ी बात थी एक तरीके से, और जिसमें इनके द्वारा हमेशा हिंदू कम्युनिटी को अपने साथ में लेकर चला गया। तो बोला जा रहा है कि जब ड्यूरिंग बिस्मिल्लाह सेरेमनी, जब इनका ग्रैंड सन जो था जिनका नाम था रोज मसूद, जब यहां पर उसकी बिस्मिल्लाह सेरेमनी थी तो इन्होंने अपना जो वो ग्रैंड सन था वो राजा जय किशन दास के हाथों में दिया। बहुत बड़ी बात है यहां पर एक तरीके से अपनी पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी की सेरेमनी में इस तरीके से, एक तरीके से, ठीक है। इसी के साथ में सर सैयद अहमद खां के द्वारा जब यहां पर मदरसा इन गाजीपुर स्टेब्लिश किया गया तो वहां पर देव नारायण जो थे उनको इलेक्ट किया गया यहां पर, ठीक है। इसी के साथ में 5 लैंग्वेज जो ये जानते थे उनमें से संस्कृत भी एक लैंग्वेज, जो 5 लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाई जाती थी उसमें से संस्कृत भी एक लैंग्वेज थी, आप लोग समझ सकते हैं। जो यहाँ पर ये कॉलेज था इसमें 22 मेंबर थे, उसमें से 9 हिंदू थे, आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो ये बातें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं बोल सकते आप लोग यहाँ पर किसी भी तरीके से कि उस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है। तो एएमयू जो है वो 100 ईयर यहाँ पर अभी अपने कंप्लीट कर रहा है, जिसके चलते यहाँ पर नेशनल बिल्डिंग में काफी बड़ा रोल प्ले किया, काफी बड़ा एक कंट्रीब्यूशन आप लोग को देखने को मिलेगा। इवन मुस्लिम वर्ल्ड जो है, जो कम्युनिटी है उनके साथ में, खासकर मुस्लिम कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन भी अच्छे करने में काफी बड़े रोल प्ले यहां पर करता हुआ नजर आया है। आज की डेट में अगर एएमयू के बारे में बात करें, 26 देशों से यहां पर बच्चे पढ़ने आते हैं। हमारे कंट्री के अंदर ही बात करें तो 31 स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी है इसके बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि मल्टी रिलीजन, मल्टी रेशियल, मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जब यहां पर इसकी सेरेमनी को पार्टिसिपेट किया गया 100 साल पूरे होने पर, तो इसको मिनी इंडिया का नाम दिया गया। तो ये मिनी इंडिया जो टाइटल का नाम है वो यहां से निकल कर आया, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहां पर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हिस्ट्री का भी पोर्शन आप लोगों का बन गया। तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बारे में, कई सारी बातें आप लोग क्लियर यहां पर होगी। तो इसीलिए देखिए जो डिस्कशन होता है वो स्टैटिक प्लस आप लोगों को यहां पर बेसिकली करंट और स्टैटिक साथ में देखने को मिलता है। और आजकल कोई भी क्वेश्चन पेपर आप लोग उठा के देखोगे, जो फॉर्मेट है वो ऐसा ही आप लोगों को नजर आएगा। तो इसलिए ये सारे फॉर्मेट अगर आप लोग एक बार को पकड़ पाते हैं तो कोई कंफ्यूजन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए अब एनालिसिस वाले पोर्शन पर चलते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। केरला के अंदर कई सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है, लैंडस्लाइड अभी निकल कर आ रही है, लैंडस्लाइड भूस्खलन, ठीक है। जब कोई पत्थर जो है वो खिसक जाता है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब कोई डेवलपमेंट का काम किया जाता है, बारिश काफी ज्यादा हो गई तो उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है और आसपास वाले एरिया में काफी ज्यादा दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो यहां पर अगर कुछ भी होता है तो कहां से पैसा निकल कर आएगा, तो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से पैसा निकल कर आएगा। याद रखना यहां पर 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया और उसके बेस पर एसडीआरएफ हम लोगों ने बनाया। 13th फाइनेंस कमीशन जो थे उनकी रिकमेंडेशन के बेस पर इसको बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ ले कि एसडीआरएफ किसकी रिकमेंडेशन पर बनाया गया, तो 13th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर बनाया गया। इसके चेयरमैन कौन है ये आप लोगों को बनाना है, मतलब कौन थे, ठीक है। ये जो फंड है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रहता है, पर लेकिन इसको ऑडिट कौन करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको हर साल ऑडिट करते हैं कि पैसा कैसे खर्च किया गया है। और होम मिनिस्ट्री भी यहाँ पर इसके ऊपर नजर रखती है कि हाँ कैसे कैसे चीजें यहाँ पर इसके अंदर चल रही है, क्योंकि ये ग्रांट इन एड है। और ग्रांट इन एड क्या होता है, आर्टिकल 275 में याद रखिएगा हमारे संविधान के अंदर बेसिकली ग्रांट इन एड जब दिया जाता है तो इसका मतलब ये रहता है कि वो वापस नहीं आना है। तो यहां पर अगर नॉर्मल स्टेट की बात करें तो 75% यहां पर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और अगर स्पेशल कैटेगरी के स्टेट की बात करें तो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और फाइनेंस कमीशन जो है वो यहां पर रिकमेंडेशन करते हैं कि 2 इंस्टॉलमेंट में इसको दिया जाए। तो अभी जब कोविड-19 चल रहा था तो इस फंड को बेसिकली बोला गया कि जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाया जाए। ये सारी बातें यहां पर सामने निकल कर आई। तो डिजास्टर अगर बात करें अंडर एसडीआरएफ के तहत यहां पर कोई साइक्लोन आता है, ड्रोथ आता है, अर्थक्वेक आता है, सुनामी आती है, ठीक है, कुछ ऐसा लैंडस्लाइड बोला ना अभी, तो ये भी यहां पर इसके अंदर आप लोगों को ये मुद्दे देखने को मिलेंगे। क्लाउड बर्स्ट कहीं पर होता है। तो लोकल डिजास्टर के बारे में बात करें तो 10% अवेलेबल जो एसडीआरएफ का फंड है वो इमीडिएट रिलीफ के लिए भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहां पर जो ये डिजास्टर के अंदर ये कैसी बातें हैं कई सारी, जिसके डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, तो कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये एक छोटी सी न्यूज है। वैसे कि अभी देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारी दिक्कतें चल रही थी, तो 2 मोर यहां पर जो माइग्रेंट वर्कर हैं अभी मारे गए बेसिकली जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। तो यहां पर जो टेररिस्ट एक्टिविटी देखने को मिलती है उसकी वजह से अशांति रहती है, तो इसके बारे में पता रहना चाहिए डे बाय डे क्या क्या बेसिकली चीजें हैं। सिंघू बॉर्डर के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ही लिया था, 3 और जो है उनको पुलिस कस्टडी में भी सेंड किया गया, तो ये मैंने आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस कर लिया था जो इसका फर्स्ट पार्ट था डिस्कशन का, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों ने इसको देख लिया होगा।
आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है यूएवी, अनमैन्ड एयर व्हीकल इसको बोलते हैं। तो इंडियन आर्मी जो है वो ईस्टर्न सेक्टर वाले रीजन में इसके थ्रू यहां पर बेसिकली बोल रही है कि एक तरीके से ध्यान रखेगी, ठीक है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं कल को कोई दिक्कत होती है तो हमारी आर्मी जो है तैयार है। कई तरीके से होते हैं, जैसे जैसे यहां पर आप लोग देखने को मिलेगा यहां पर ट्राइकॉप्टर, ठीक है, 3 इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिक्स्ड विंग ये रोप्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। हेक्साकॉप्टर जिसमें आप लोग देखते हैं यहां पर, ठीक है, कई सारी और विंग हो गई। इसके साथ में क्वाडकॉप्टर, इनके ये विंग के बेस पर फिक्स्ड विंग, ठीक है, इसके सिंगल रोटर, तो कई सारे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग तरीके से इनको बेसिकली बताया गया। तो ये सारे यूएई इनके अनमैन्ड एयर व्हीकल की कैटेगरी में आप लोग आते हैं, ओके। आगे बात करें यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आज की डेट में इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो दिल्ली मेट्रो जो है उसके द्वारा येलो लाइन के बोला गया कि यहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है बेसिकली डीएमआरसी के द्वारा। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यहां पर जो कि काम करती है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, खासकर अगर कोई भी ऐसा स्मार्ट एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं मूव कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर अभी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। एक एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के बीच में जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग काफी कुछ यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो युद्ध अभ्यास जो है इंडिया और यूएसए के बीच में ये बेसिकली 2021 में भी देखने को मिल रही है, 17वां एडिशन है, ठीक है। तो 16वां एडिशन कहां पर हुआ था, ये बीकानेर राजस्थान के अंदर में होता। अभी कहां पर हो रहा है, ये अलास्का के अंदर हो रहा है, यूएसए के अंदर में, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 15 से लेकर 29 अक्टूबर तक यहां पर ये चलने वाला है। तो ये जो एक्सरसाइज है यहां पर, इसमें कई सारे हमारी कंट्री के लगभग 350 पर्सनल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी के साथ में काफी सिग्निफिकेंस होता है यहां पर युद्ध अभ्यास, एक दूसरे की कंट्री को समझने की, कैसे हम लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर पाएंगे, तो ये देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर एक मालाबार एक्सरसाइज होती है दोनों कंट्री के बीच में। तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंपॉर्टेंट है, पता रहना आप लोगों को। 1992 में इंडिया और यूएसए के बीच में स्टार्ट की गई थी। 2015 में इसमें जापान जुड़ गया और 2020 में आकर इसमें अभी ऑस्ट्रेलिया इसका पार्टनर बन रहा है, ठीक है। तो इसके चलते ये आप लोगों को चीजें देखने को मिली, ओके। तो यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, ये आप लोगों को देखने को मिल रही है कहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिल रही है अलास्का के अंदर पर। लेकिन मालाबार एक्सरसाइज का जो भी एडिशन आप लोगों को देखने को मिला वो गुआम आइलैंड पर देखने को मिला। तो अलास्का और गुआम दोनों अलग अलग लोकेशन है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, होमवर्क है, दोनों लोकेशन को जाकर मैप में आप लोगों को निहारना है कहां पर ये लोकेटेड है, ठीक है। तो ये होमवर्क है, इसको आप लोग देखिएगा। सिमिलरली जापान जो है यूएसए जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी कंट्री में अगर बात करें कोप इंडिया के अंदर यहां पर, ठीक है, जो कि 2018 से यहां पर जापानी पार्टिसिपेट इसमें कर रहा है। ये ट्राई सर्विस एक यहां पर एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिल रही है। आगे चलते हैं, बात की जा रही है इंडियन टूरिस्ट जो है वो काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर मालदीव को रिकवर करने में, क्योंकि मालदीव के अंदर आज के डेट में ये माना जा रहा है कि जो अलग अलग कंट्री से लोग ट्रेवल कर रहे हैं उसकी वजह से उनकी जीडीपी जो है सर्वाइव कर पा रही है, क्योंकि कोविड-19 के चलते काफी ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिली थी। तो उसके चलते अभी यहाँ पर चीजें थोड़ी संवर रही है, ठीक है। इसी के साथ में इंडिया भी काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो हमारी कंट्री जो है खासकर अगर बात की जाए मालदीव के चलते तो काफी सारी चीजें देखने को मिलती है, पड़ोसी देश है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर अभी देखने को मिला जिसके बारे में बात की जाए कि चाइना के द्वारा न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल जो है तो उसका टेस्ट अभी किया गया है। तो ये तो पूछेगा नहीं कि इसके द्वारा ये किया गया, पर लेकिन कई सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों के अंदर, जैसे मैक बोला जाता है। तो यहां पर सबसोनिक हो गया, एक तरीके से सबसोनिक हो गया, ट्रांससोनिक हो गया, सुपरसोनिक हो गया, हाइपरसोनिक हो गया। तो ये जो वर्ड यूज किया गया हाइपरसोनिक, इसका मतलब क्या होता है, तो यहां पर बेसिकली स्पीड होती है, ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है अपॉन साउंड की स्पीड क्या है, इससे निकाला जाता है एक मैक नंबर बोलते हैं इसको। और हाइपरसोनिक जो होती है वो जब मैक ग्रेटर देन 5 रहता है तो हाइपरसोनिक होता है, ठीक है। ग्रेटर देन 1 रहता है तो सुपरसोनिक होता है। ग्रेटर देन 1 अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा, सॉरी इक्वल टू अगर 1 देखने को मिलेगा तो ट्रांससोनिक है, और लेस देन 1 जो है सबसोनिक है। तो यानी कि जो मैक में स्पीड निकाली जाती है इसके बारे में बात की जा रही है। और मैक में स्पीड कैसे निकालने कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है और इसी के साथ में स्पीड ऑफ द साउंड क्या है, उससे जब डिवाइड कर देते तो ये मैक आ जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन अगर पूछ लिया है कि कौन सी स्पीड ज्यादा है कौन सी कम है, ऐसे स्टेटमेंट आप लोगों से कंफ्यूजन में न डाले आप लोगों को, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है अभी रिसेंटली हैती में जो एक ग्रुप ऑफ यूएसए जो मिशनरी है उनको अभी यहां पर किडनैप किया गया। तो हैती कहां पर है, ये आप लोग देखने को मिलेगा वेनेजुला यानी कि साउथ अमेरिका, ठीक है। इसके ऊपर यहां पर आइलैंड है हैती, यहीं पर क्यूबा जमाइका देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पर डोमिनिका जो रिपब्लिकन आप लोगों को देखने को मिलता है, ये सारे आइलैंड यहीं पर ही है। इधर मैक्सिको हो गया, हंड्रेस हो गया, निकारागुआ हो गया, कोस्टारिका हो गया, पनामा जो पेपर लीक वाला मुद्दा था, ठीक है, पैसिफिक वाला रीजन है। और ये कैरेबियन सी आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्यूर्टो रिका आप लोग यहां पर जो यूएसए वाला रीजन है ये देखने को मिलेगा। तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई बार मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें तो रशियन जो है वो स्पेस में मूवी बनाकर वापस आ गए हैं। तो ये काफी अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, ये काफी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट आप लोग बोल सकते हैं जो इनके द्वारा यहां पर किया गया, ठीक है। तो ये था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात। ये गेम के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, यहां पर अभी बात की जा रही है
SAFF के बारे में, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग चीज अगर आप लोग इसके बारे में देखेंगे तो मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगी। पहले तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप। तो इसके टोटल मिलाकर आज तक जो करंट जो पोजीशन में है वो इंडिया है, 8 टाइटल जीता है, ठीक है। मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री कौन है, वो 8 टाइटल जीता है। तो यानी कि अब तक का यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया जो है यहां पर सर्वोपरि है यहां पर बेसिकली। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो ये टोटल कंट्री 7 आप लोगों को देखने को मिलेगी इसके अंदर में। तो अभी हमारी कंट्री के द्वारा यहां पर जीत लिया गया 8वां जो टाइटल है करंट चैंपियन इंडिया आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये यहां पर इसके बारे में तो याद रखिएगा इसके बारे में। तो यहां पर ये जो प्लेयर हैं ये कौन है, आप लोग इनका नाम बताइए, चलिए देखता हूं कौन बताता है। फुटबॉल के काफी इंपोर्टेंट प्लेयर हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। बाकी जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर भी आप लोगों को बता देता हूं, वरना फिर बोलोगे सर ने क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया। तो यहां पर मैंने आप लोगों से पूछा था कि हु इज द चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा प्राइम मिनिस्टर साहब है। डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था यहां पर ये 10 तारीख का जो डिस्कशन किया था। तो आर्टिकल 263 में यहां पर बात की जा रही है और सरकार या कमीशन के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन रहते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को यहां पर बताई थी, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यहां पर बेसिकली पुमडीज के बारे में, ठीक है। तो लोकतक लेक आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो लोकतक लेक जो कि मणिपुर के अंदर में है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बोलते हैं कि इसको बेसिकली तैरते हुए आइलैंड नहीं होते, इनको बोलते हैं फुमडीज, ठीक है। तो ये इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसके अंदर नहीं होना चाहिए। और बाकी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया था फर्स्ट पार्ट में। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।